हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। चलो करें शुरुआत। जी मेरे बच्चों, हम बात कर रहे थे, अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ऋतुएं, यही पढ़ रहे थे, राजस्थान की ऋतुएं। और इस राजस्थान की ऋतुओं के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे थे अपनी ग्रीष्म ऋतु। और इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर कई बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। हवाओं की दिशा, अवधि, वर्षा, तापमान, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ ली, है ना। धूल भरी आंधियाँ, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म जिला, ये सब बातें यहाँ से हो गई है। अब कुछ बातें यहाँ से आती हैं जो आपको थोड़ा सा और पढ़ना है इस ग्रीष्म ऋतु के साथ। जी देखो, इस ग्रीष्म ऋतु में और क्या क्या बातें आती हैं। एक यहाँ से प्रश्न आता है कि ग्रीष्म ऋतु में, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर में, एक प्रश्न यह आता है, जैसलमेर में रात्रिकाल ठंडा होता है क्यों। एक तो प्रश्न ये आता है कि ग्रीष्म ऋतु में रात्रिकाल जो है ये ठंडा होता है, और ठंडा क्यों होता है, इसके बारे में एक ऑप्शन आता है कि रेतीले भूभाग का होना, रेतीला भूभाग का होना। एक ऑप्शन आता है वनस्पति की कमी होना। एक आता है वर्षा की कमी होना। और एक आ जाता है संवहनीय विधि से ताप, या मैं ऐसे कह दूं, ये तो नहीं लिखूंगा, सॉरी, लिख दूं आसमान का, सॉरी, एक ऑप्शन आ जाएगा आसमान का साफ होना। जी ये चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन है, एग्जाम में सीधा आ जाता है। तो अब आप ग्रीष्म ऋतु में नेक्स्ट लिखोगे, आपके नोट्स लिखते चलना। ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर में रात्रिकाल ठंडा होता है। ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर में रात्रिकाल ठंडा होता है, और इसके ठंडे होने का कारण माना जाता है। तो इसका कारण माना जाता है आसमान का साफ होना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर की बात करें, इस जैसलमेर के आसमान के भूभाग की बात करें, यहाँ पर हम लोग जो है ना, ऐप में टॉपिक वाले फोल्डर नहीं बने, आज बन जाएंगे बेटा, जी बन जाएंगे, कि आसमान साफ होता है जिसकी वजह से संवहनी विधि से, और वहाँ पर जो है ना मौसम ठंडा हो जाता है, रेतीला भूभाग नहीं होता, यहाँ पर होता है आसमान का साफ होना। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, आसमान का साफ होना। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा सा, हो गया। चलो, इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, और वो आता है कि इसी प्रश्न को लेकर के, कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में धूल भरी आंधियों की उत्पत्ति या चलने का कारण है। जी कारण की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन एक है कि
तापमान का कम होना। नंबर 2, संवहनीय विधि से हवा का चलना। नंबर 3, वर्षा की कमी। और नंबर 4 आ जाएगा वनस्पति की कमी। ये भी आपके एग्जामों में आया हुआ है कि भैया इसका कारण क्या आता है। तो यहाँ से इसका कारण आ जाएगा संवहनीय विधि से हवा का चलना। गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि संवहनीय विधि से का मतलब होता है कि हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना, और यहाँ से जब किसी स्थान से हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है तो नीचे हवा खत्म होगी, खाली होगी। उसको घेरने के लिए बगल से हवा आती है तेज गति से चलती हुई, और वो जो हवा है वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके ले आती है, जिसकी वजह से अपने यहाँ पे क्या चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ या इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये 2 पर्सन हैं, कई बार इनको पूछ लिया जाता है इसकी जी, कई बार पूछ लेता है इनकी स्थिति के बारे में कि जैसलमेर के ठंडे होने का कारण है, और एक यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियों के चलने का कारण है। एक बच्चे ने कहा सर संवहनीय विधि क्या होती है? तो बेटा इसका मतलब आपने पुरानी कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं। आप जो बोलोगे उससे पता लग जाएगा कि आप पढ़े नहीं हो, या तो पढ़े नहीं हो या फिर ज़बरदस्ती पूछ रहे हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ना तो आपने पुरानी कक्षा पढ़ी तो पहले पुरानी पढ़ते चलो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आगे तब समझ में आएंगी जब हम चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं और सब मैं पढ़ा करके आया हूँ। चलो हो गई बात यहाँ से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो यहाँ से और आता है सही, है ना। और इसको मैं बना देता हूँ, और उसके बाद में इसको आपको लिख लेना है। एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ जो कि आपको आपकी कॉपी में बनाना है। ठीक है भाई, देखो आप अपनी कॉपी के हेडिंग में लगाना है। वो हेडिंग में लगाओगे कि ग्रीष्म ऋतु, हेडिंग में लिखोगे अब ग्रीष्म काल या जुलाई माह में, जुलाई माह में समवायु दाब रेखा। समवायु दाब रेखा का मतलब है कि एक समान वायु दाब वाली स्थानों को, एक जैसे वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब देखो मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ आपकी कॉपी के लिए। पहले चित्र बना देता हूँ, उसके बाद में मैं लिख दूंगा इसके अंदर। जैसा चित्र आपको बनाना है सेम वैसा का वैसा बना रहा हूँ भाई। आपको कॉपी में ऐसा ही चित्र बनाना है ना जी। और इसके अंदर अपने जो समवायु दाब रेखा गुजरती हैं, एक तो हो गई ये, एक हो गई आपके ये, एक हो गई आपके ये, और एक आपके हो गई ये जी। ये समवायु दाब रेखाएं हैं। अब इसको सुनो, क्या है कहानी। जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यदि कोई टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनको पता होगा कि आपके एग्जाम में ये पर्सन जो है ना कई बार आ चुका है। ये हमारे तेरी पैनल की कहानी समझ नहीं आती। हाँ जी, देखो ये आपका हो जाएगा साहब। पर्सन क्या आता है एग्जाम में, सीधा आता है कि राजस्थान में, एक पर्सन तो आएगा, राजस्थान में जुलाई माह में गुजरने वाली समवायु दाब रेखा कौन सी है। तो 997, 998, 999 और 1000 मिली बार MB। क्योंकि वायुदाब रेखाओं को दर्शाया किससे जाता है साहब, मिली बार से।
जी, तो यहां से पहली बार प्रश्न आता साहब कि प्रश्न आ गया कि राजस्थान में जुलाई माह में, प्रश्न देखना, जुलाई माह में कौन सी समवायदा रेखा गुजरती हैं? तो 997, 998, 999 और 1000 मिलीबार की समवायदा रेखा गुजरती है। या फिर प्रश्न आता है कि 997 कहाँ से गुजरती है, 998 कहाँ से गुजरता है, 999 कहाँ से गुजरता है। एक बच्चा कह रहा है सर ये मैप तो पुराना है, तो इस मैप में मैं कहाँ से बदल दूँ, मेरे बापू का तो मैप है नहीं। हाँ भाई, ये मेरे पिताजी ने तो मैप बनाया नहीं, किस मैप को मैं बदल दूँ। जिले बदले गए हैं, वो लिखवा देंगे नाम का, ये मैप पुराना है, तुम्हारी औकात हो तुम इस मैप को बदल के दिखा दो। कोई ऐसा हो जो राजस्थान के इस बाहर वाले मैप को बदलने की औकात रखता है, हिम्मत रखता है, तो बदल दो भाई, बदलो दिखा। क्या गुरुजी ये मैप तो पुराना ही है। भाई हो सकता है तुम्हारे घर में कोई फैक्ट्री चलती हो जो इसको बदल दे, लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो इसको बदल दे। हाँ, किसी की औकात हो सकती है इसको बदलने की, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसकी तो होगी नहीं। जी पक्का मोहित, नमस्ते नमस्ते। गुरुजी ये मैप पुराना है। अब 50 जिले हो गए तो 50 जिले अंदर हैं, इस तुम्हारे इस डायग्राम में 50 जिले कहाँ हैं? इस डायग्राम कहाँ से कर दोगे? इस डायग्राम को बदल के दिखाओ। तुम्हें उस मैप में क्या है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम्हें तो ये बनाना है। ऐसे भी नालायक हैं कि गुरुजी ये तो मैप भी पुराना है, तुम्हारे घर में बनता है, तुम बना दो। ये मैप पुराना है। जी, प्रश्न आएगा एक तो ये कि राजस्थान से कौन सी समवायदा रेखा गुजरती है, तो याद रखना है 997, 998, 999 और 1000 है ना। उसके बाद आता है कि 997 कहाँ से गुजरती है, तो ये जो है ये आपके 997 मिलीबार की है। और ये कहाँ से गुजरती है इसकी बात करें तो ये पहले गुजरती थी जैसलमेर से, एक तो जैसलमेर से गुजरती थी, एक ये थोड़ा सा हिस्सा छू करके गुजरती थी जोधपुर का। अब वो जो जोधपुर, अब यहाँ पे एग्जामिनर ये देगा कि नहीं देगा ये अलग विषय है, क्योंकि अब हमें तो हर तरीके से चलना होगा। कुछ एक नालायक है उनकी तो क्या करें, लेकिन जोधपुर वाला हिस्सा अब कौन से में आ गया है, फलोदी में आ गया है। तो अब एग्जामिनर अपने घर का तो है नहीं, और ना ही मेरे ससुराल से संबंध रखता है ना, और ना ही ऐसे तुम्हारे पिताजी बैठे वहाँ पर बैठने वाला। तो यहाँ पर या तो पुराने के अनुसार आएगा तो जोधपुर, और नए के अनुसार आ जाएगा तो फलोदी, है ना। उसके बाद में एक जिला आ जाता है इसके अंदर बीकानेर, एक आ जाएगा आपके गंगानगर, ये तो है पुराने के साथ साथ, और इसमें एक नया जुड़ जाएगा अपना अनूपगढ़। जी, तो वर्तमान में ये हो गए साहब, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उसके साथ साथ दो कौन से हो गए, एक हो जाएगा आपका गंगानगर और एक हो जाएगा आपका अनूपगढ़। और मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जी, अनूपगढ़ नया है, पुराने के अनुसार आ जाएगा तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, और अब हो जाएगा तो अनूपगढ़ भी जुड़ गया और फलोदी भी जुड़ गया। ये दोनों आप देख लेना भाई कैसे होगा। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कहानी है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान में रखना कि क्या बीमारी है ये। पुरानों के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। तो मैं पुराने जो हैं, पुराने हैं ये तो, जिनको रेड रेड कर देता हूं, ये तो है पुराने। और अब नए के अनुसार जोधपुर की जगह तो हो गया फलोदी, और एक नया जुड़ गया अनूपगढ़। ठीक है भाई धर्मेंद्र। उसके बाद में नेक्स्ट यहां से आ जाता है 998 मिलीबार की बात करें, ये जो है आपके, ये आपके है 998 मिलीबार, और ये कहां से गुजरती है
तो ये पहले गुजरती थी बाड़मेर से, अब भी बाड़मेर से ही गुजरती है, बालोतरा का ऐसा नहीं आएगा। एक जोधपुर से, तो जोधपुर भी हो जाएगा। एक नागौर से, नागौर भी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक नया नाम जुड़ जाएगा, डीडवाना कुचामन। तो नया कौन सा जुड़ा है, ये तो आपको नए नाम याद ही हैं। कुचामन आ जाएगा। एक नाम आ जाएगा इसमें सीकर है, एक चूरू, और एक नाम हो जाएगा झुंझुनू। यहां से गुजरती थी जी, ये यहां पर आ जाएगा सब। उसके बाद अगली आ जाती है आपके 999, ये 999 मिलीबार। और 999 मिलीबार जो है, पहले ये गुजरती थी आपके जालोर से भी, तो अब ये जालोर से भी गुजरती है, सांचौर से भी गुजरती है, पाली से भी गुजरती है, ये आपके ब्यावर से भी गुजरती है, ये आपके केकड़ी से भी गुजरती है, ये आपके टोंक से भी गुजरती है, और एक सवाई माधोपुर से यहाँ से आ जाएगी। और 1000 मिलीबार लास्ट जो है, ये आपके है 1000 मिलीबार। और ये तो सेकंड गेट जिन्होंने पेपर दिया है उनको अच्छे से पता होगा साहब जी। और इसमें एक नाम आ जाएगा आपके सिरोही, एक नाम आ जाएगा उदयपुर, एक नाम आ जाएगा सलूम्बर, एक नाम आ जाएगा प्रतापगढ़, और एक नाम आ जाएगा झालावाड़। जिन्होंने सेकंड ग्रेड का पेपर दे रखा है वो अच्छे से आपको पता होगा जी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रीष्म काल आ जाए या जुलाई माह, ग्रीष्म काल या जुलाई माह के अंदर समवाय दाब रेखा, और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। ये देखो साहब, भीलवाड़ा शाहपुरा का ऐसा नहीं लेंगे इसमें। ठीक है जी। नहीं, एक जी 998 में नीम का थाना नहीं होगा। अरे होता तो मैं लिखवा देता, क्यों डर रहे हो? होता तो मैं लिखवा देता, नहीं है तभी तो नहीं लिखवाया। अब आधे कैसे डरते हैं कि पता नहीं गुरुजी है कि नहीं है। होता तो मैं लिखवा देता, उसकी चिंता मत करो, होता तो मैं लिखवाता भाई। जी चलो, तो ये आपके यहाँ पर पूरी हो जाती है आपके ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु के बाद यहाँ से आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है अपनी वर्षा ऋतु की बात करेंगे। वर्षा ऋतु, और इस वर्षा ऋतु के अंदर सबसे पहले तो आती है अवधि। और वर्षा ऋतु की अवधि की बात करें, सामान्यतः मध्य जून से मध्य सितंबर, मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक का समय है। एक यहाँ से आ जाता है आपके हम बात करें कि इसके अंदर हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा, और हवाओं की दिशा जो है ये आपके आती है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, और ये चलती है उत्तर
पूर्व की ओर अर्थात एग्जैक्ट ग्रीष्म ऋतु वाली जैसी हवाएं आती हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है वर्षा की बात करें, देखो तापमान सिर्फ दो ही ऋतुओं में पढ़ेंगे, एक ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में। वर्षा की बात करें तो पहली लाइन आ जाएगी कि राज्य में वर्षा काल में, राज्य में वर्षा काल में मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा का मतलब है कि हवाओं की दिशा के साथ बारिश होती है। बस लगे रहो मोदी जी, ऐसे कैसे जी? हाँ, ग्रामीण शहर दोनों ही होगा जी। राज्य में वर्षा काल में मानसूनी वर्षा होती है और मानसूनी परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी, हवाओं की दिशा के साथ की परिस्थितियां। अपने हवाएं कैसी आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम से, और जा किधर रही है? उत्तर पूर्व की ओर। और यह हवाएं किधर से आ रही हैं? या तो अरब सागर के ऊपर से और या फिर अपने बंगाल की खाड़ी के ऊपर से। और ये इन सागरों के ऊपर से जब आती हैं तो नमी लेकर के आती हैं और उसी नमी युक्त हवाओं के द्वारा बारिश होती है। तो हवाओं की दिशा के साथ जो बारिश हुई उसको बोलते हैं मानसूनी वर्षा। और यही आपको याद रखना साहब, यहीं से कि राज्य में वर्षा काल में मानसूनी वर्षा होती है। अभी मैप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा है। अभी मैप पढ़ाने का मतलब है बहुत सारा कन्फ्यूजन है। सब्र कर रहे हैं, मार्च अप्रैल तक नई इकोनॉमिक सर्वे आ जाए तब तक जी। तो राज्य में वर्षा काल में मानसूनी वर्षा होती है साहब। उसके बाद में एक तो मैप, कई बच्चे कहते हैं जी मैप बता दो, तो मैप तो आपके पास देखो मिलेगा। मैप तो भाई आपके पास है कि नहीं बताओ। उस मैप में जिलों की स्थिति तो अब कौन याद करेगा? मैं करूंगा कि आप करोगे? भाई गंगानगर कहाँ है? अब याद किसको करना है, मुझे या आपको? अब वो गंगानगर कहाँ पर है मैं तो एक बार ही बता सकता हूँ ना, ये गंगानगर है। उसके बाद तो वो याद तो आपको करना है, गंगानगर कहाँ है, बांसवाड़ा कहाँ है, ये तो आपको याद करना है बेटा। कि गुरुजी पता नहीं चलता कौन है जिला कहाँ पर, तो आपको याद करना होगा मेरे बच्चे। अब मैं कैसे याद करूंगा भाई, और मैं कैसे याद करा दूं? ये तो आपको याद करना होगा मेरे बच्चे, जिले तो। मुझे एक देखो यहां से 97 98 लिखवा दिए, सब क्या है? चलो इसको बताया नहीं ये क्या है। चलो भाई जी आराम करो, सो जाओ, ऐसे फालतू का ज्ञान मत दिया करो। सुरेंद्र नायक है कोई एक, घर वाले देख रहे हो तो सुन लो भैया, तुम्हारी इस बच्चे की कार्टूनी कि 97 98 99 MB लिखवा दिए, क्या है? जैसे बताया ही नहीं इनको। चलो धन्य हो ऐसे बच्चे जो इतना महाज्ञान रखते हैं। मैं नाम लेके फजीती करूँगा, कभी घर वाले देखें, कोई रिश्तेदार देखे तो कम से कम पता तो लगे कि ये हमारे रिश्तेदार हैं जी। तो राज्य में वर्षा काल में मानसूनी वर्षा होती है। अब अगला यहां से आता है कि मानसूनी वर्षा होती है तो राजस्थान के अंदर मानसून कौन सा आएगा? मानसून आता है अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून आएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि हवाएं किधर से आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम से, और यही नमी लेकर के आती हैं। जब यही नमी लेकर के आती हैं तो उसको क्या बोलते थे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर के आता है, एक तो ये कि ये अपने राजस्थान में प्रवेश जो है कब और कहां से करता है। तो राजस्थान में प्रवेश की तिथि की बात करें तो सामान्यतः तिथि 15 या 16 जून को प्रवेश करता है। और कहां से प्रवेश करता है? बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। इसीलिए इस बांसवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह बात यहां से आता है साहब।
ठीक है भाई। ये यहाँ से आगे तो राजस्थान में प्रवेश तिथि 15 से 16 जून को प्रवेश करती है, और प्रवेश कहाँ से करता है? बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा को राजस्थान का मानसून का प्रवेश कहा जाता है। दूसरा, यदि हम बात करें नेक्स्ट, इसी के साथ लिखना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक लिखोगे यह 2 शाखाओं में, यह 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। यह 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। अब वो 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इधर तो मैंने लिख दिया अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ये 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। इसकी एक शाखा आती है अपने अरब सागर की शाखा, और दूसरी आ जाती है अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, मतलब जो हवाएं अरब सागर के ऊपर से आती हैं उसको बोलेंगे अरब सागर की शाखा। इसको भी देखते हैं पूरे डिटेल से। और जब हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आएंगी उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब आपको यहाँ पे छोटा सा एक भारत का चित्र बना के समझाता हूँ। ये तो हो गया आपका इंडिया का मैप। आपकी इच्छा है बनाओगे तो ठीक है, और ना बनाओगे तो ठीक है जी, लेकिन समझना इसी मैप के अकॉर्डिंग पड़ेगा। जी, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ अपना राजस्थान, और ये इस राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वतमाला। इस प्रकार से अब हवाएं जो आ रही हैं, ये जो हवाएं आ रही हैं ये इधर है अपने अरब सागर, और इधर है अपना बंगाल की खाड़ी। अब जब हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं तो ये हवाएं इस अरब सागर के ऊपर से आकर के और ये भारत में प्रवेश करती हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करेंगी और भारत में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती हैं, और जैसे जैसे आगे जाएंगी वैसे वैसे बारिश करेंगी। तो यही आगे जा कर के कुछ तो इस अरावली के भाग से टकरा जाएगी, और कुछ हवाएं आगे बढ़ती हुई और इस अरावली के समानांतर से आगे चली जाएंगी। जी, ये बात यहाँ से आती है। इसके बारे में समझ में आ गई। हवाएं आती हैं, कुछ दक्षिणी भाग से टकरा जाती हैं और कुछ आगे चली जाती हैं। अब देखो जी, यहाँ से जी, अब अरब सागर की शाखा की बात करें कि वो हवाएं दक्षिण पश्चिम की, वे हवाएं जो अरब सागर के ऊपर से आते हैं अपने साथ वर्षा कराते हैं, उस शाखा को हमने बोल दिया अरब सागर की शाखा। जी, यहां से आ गया सबसे पहली चीज कि यह राज्य, ऐसे कह दूं, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आ जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश वाली शाखा, कि राजस्थान में सबसे पहले शाखा कौन सी प्रवेश करती है? अरब सागर की। इसको ये भी याद रखना साहब। सिद्धार्थ सर, मुझे याद है जब मैं सेकंड ग्रेड में रह गया था। बेटा कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। जैसे मैं कहूँ यहाँ से आपके सामने एक छोटा सा दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैप मैंने ढक दिया, और हवाएं जो है ना वो हवाएं ऐसे चल रही हैं, लेकिन दूरी कैसे तय कर रही हैं? जैसे जैसे चित्र दिख रहा है ना, हवाएं दूरी इस प्रकार से तय करती हैं, इस प्रकार से प्रवेश करेंगी हवाएं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हवा जो है ना, आपको लग रही है कि गुरुजी ऐसे चल रही है, अच्छी बात है, आपको लग रही है कि ऐसे चल रही है, लेकिन ये स्थान कैसे तय करेंगी? ऐसे ऐसे स्थान तय नहीं करती, चलती ऐसी हैं, लेकिन कैसे जाएंगी? देखो ऐसे रहेंगे इस प्रकार से स्थान। तो ये इस प्रकार से प्रवेश करती जाएंगी, प्रवेश करती जाएंगी। तो सबसे पहले राजस्थान में कौन सी आती हैं? अरब सागर की शाखा आती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो वो थोड़ी सी घूम के आती है।
जी, और बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली इधर से घूम करके आएगी। तो सबसे पहले प्रवेश वाली शाखा। दूसरी इसकी विशेषता आती है कि राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा। अब देखो, आर्द्रता का मतलब है हवाओं के अंदर नमी की मात्रा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें, जब हवाएं समुद्र के भाग से आएंगी और जैसे ही स्थलीय भाग से आएंगी, स्थलीय भाग में आने के बाद वो बारिश करती चली जाएंगी और जैसे जैसे आगे जाएंगी उनके अंदर, है ना, उनके अंदर नमी की मात्रा कम होती चली जाएगी। ये बात यहां से आता है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं इस प्रकार से जाती हैं, बता दूं, बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो हवाएं हैं ये इस प्रकार से जाएंगी बेटा, और इस प्रकार से जाने के बाद फिर वापस आएंगी। इसका मतलब इनको तो स्थलीय भाग ज़्यादा कवर करना होगा और जैसे जैसे स्थलीय भाग कवर होता जाएगा बारिश करती चली जाएंगी। लेकिन अरब सागर वाली को राजस्थान में प्रवेश करने के लिए सिर्फ इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी और बंगाल के खाड़ी वालों को इतनी तय। तो जो जितना कम स्थलीय भाग तय करेगा उसके अंदर उतनी उसके अंदर आर्द्रता होती है। तो यहां से राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा। एक बच्चे ने कहा सर जो दिशा आप बताएं वो यहाँ पश्चिमी घाट या टकराती नहीं क्या? तो पश्चिमी घाट तो उसका मतलब डोपा तेरे को पता ही नहीं कहाँ है। पश्चिमी घाट तो यहाँ है, या टकराती होगी। हमें भारत से क्या लेना देना है? पश्चिमी घाट में टकरा के बारिश करती होगी। राजस्थान से पश्चिमी घाट का कोई संबंध ही नहीं है। यदि आपने पश्चिमी घाट का बोला तो इसका मतलब डोपा तेरे को पता भी होगा पश्चिमी घाट कहाँ पर है। अब पता है तो फिर दिमाग क्यों लगा रहा है? इसका मतलब होशियार बन रहा है। पश्चिमी घाट यहाँ पर है, तो यहाँ टकरा करके बारिश हो रही है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। इसका मतलब है या तो आता नहीं है, या होशियार बनने की कोशिश है, या फिर शाणु है। एक तो पक्का है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना मेरे बच्चों, ये कमेंट्स आपके व्यवहार को दर्शा देते हैं। आप इससे रिलेवेंट कोई बात पूछो तब तो मुझे मजा आए, कुछ और ही पर्सन आते हैं। चल रहा है यहाँ पर गुरुजी भैंस का थन कितना हुआ है, गिन के बताऊं? कभी आओ मेरे सामने फिर बताता हूं। हाँ, मतलब ये टॉप एक भी बिंदु नहीं पूछा इससे संबंधित, बिल्कुल भी नहीं आता एक भी कमेंट्स। जी, तो राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा। अब यदि हवाओं के अंदर आर्द्रता ज्यादा होगी तो बारिश भी ज्यादा होनी चाहिए। आर्द्रता ज्यादा होगी तो बारिश भी ज्यादा होनी चाहिए साहब। ये रे अपडेट बुक बताओ, पढ़ा रहा हूं ना इस बात, और बढ़िया क्या बुक होगी जी। तो यहां पर इसका मतलब है वर्षा क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो अब नेक्स्ट आ जाती है वर्षा। तो आर्द्रता ज्यादा है तो उसके हिसाब से तो वर्षा क्या होनी चाहिए? ज्यादा। लेकिन क्या हो जाएगी कि इस शाखा से वर्षा कम होती है। अब वर्षा कम होती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आता है कि हवाओं का अरावली के समांतर गुजरना। देखो सामान्यतः इसको भी समझो, यहां से यह अरावली है और इधर से बारिश आ रही है। इस अरावली, ये बारिश युक्त हवाएं, ये पर्वतमाला है कोई भी, और इधर से नमी युक्त हवा आई, ये आकर के इस पर्वतमाला से टकराएंगी। अब आगे जाने के लिए इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ेगा, और जैसे जैसे हवाएं ऊपर उड़ती हैं वो ठंडी होंगी। ठंडी होने के बाद उनमें संघनन की प्रक्रिया होगी, और संघनन होगी तो बारिश होगी। इसका मतलब है कि नमी युक्त हवाओं की बारिश के लिए उनका ठंडा होना और संघनन होना जरूरी है। अब यहां से हवा आई तो ये तो अरावली के समानांतर चल गई, टकरा करके ना ऊपर उठी, ना संघनन की प्रक्रिया हुई और ना बारिश हुई। तो हवा का अरावली के समानांतर चले जाना, यह बात यहां से आ जाता है। तो हवाओं का अरावली के समानांतर गुजरना, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, या एक लाइन और कह सकता हूं, अरावली की अवस्थिति।
अरावली की अवस्थिति, अरावली की अवस्थिति का मतलब अरावली की दिशा, ये बात यहां से आ जाती है। एक बड़ी दुखी है नीता, सर अब बारिश होती है, कौन सी शाखा से होती है? ये ग्रीष्म काल है, अब बारिश होती है ना, वो कौन सी शाखा से? अब ग्रीष्म काल है। डोपी इतना दिमाग चलाते क्यों नहीं हो, या तुम क्या करते हो तुम, पता नहीं। मैं कौन सी ऋतु पढ़ा रहा हूं भाई? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में 2 शाखाओं से बारिश होती है, और ये क्या पूछ रही है, अब बारिश है वो कौन सी शाखा से है? तो ये ग्रीष्म ऋतु है, तो शीत ऋतु का दौर है, तो शीत ऋतु आएगी तब अपने आप पता लग जाएगा। मतलब कुछ भी अलग ही लेवल का नशा है। मैं तो सोचा कि बच्चे होंगे पढ़ते होंगे, लेकिन अलग ही लेवल का नशा है। बता, ग्रीष्म ऋतु है, अब बारिश हो रही है, वो गुरुजी कौन सी शाखा से? डोपी ग्रीष्म ऋतु होती तो शाखा होती है, अब तो ये तो बारिश का मौसम है, वर्षा काल का, शीत ऋतु का दौर है, उस समय पता लगेगा तेरा कौन सी बारिश है। मतलब भगवान, इसलिए दिमाग खराब होता है कि जो पढ़ा रहा हूं ना भगवान से, यहां से एक भी पर्सन नहीं, किसी का भी सिंगल एक पर्सन, लेकिन एक पश्चिमी घाट, एक कौन सी शाखा है। मतलब अफसोस होता है कि तुम्हारे कि पहले यदि किसी ने पढ़ा तो क्या पढ़ा आप लोगों ने, है ना? मतलब क्या पढ़ा, किसने तुम्हें क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया? आप ऐसे भी हमेशा ऐसे करते हो क्या? घर में भी तुम्हारी स्थिति यही है। मतलब मैं ये पक्का हो गया कि भाई या तो कमेंट्स मुझे हटाने पड़ेंगे, 100% हटाऊंगा मैं। हाँ, एक नीतू ने कहा सर अभी तो माउट होती है। जी 100% माउट होती है, इसके अलावा जो भी होगा वो बताऊंगा वर्षा ग्रीष्म शीतकाल के अंदर। अब शाखा ले रही है, बता, मतलब अलग लेवल का नशा है। फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो ग्रीष्म काल को और शीतकाल को एक जैसा क्यों जोड़ते हो मेरे बच्चे? बच्चे ने कहा मुझे पहली बार पढ़ रहे, तो मेरे पहली बार पढ़ने वाले बच्चे के तो कंफ्यूज पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से एक भी बढ़ाया कि मैं वर्षा ऋतु का एक ने भी प्रश्न नहीं पूछा। जो बच्चा पहली बार पढ़ता है ना, वो बिल्कुल शांति से पढ़ता है। गुस्सा नहीं, आज मैं तो किसी सुबह देख रहा हूं कमेंट्स, एक तो 17,000 के आसपास लाइव है, और उनके कमेंट्स मतलब जी हो गई। तो अरब सागर की शाखा की 3 विशेषता याद रखनी है। राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश वाली शाखा है, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा है, वर्षा इस शाखा से वर्षा कम होती है, इसका कारण यह है। इसके अलावा इस अरब सागर की शाखा के साथ 2-3 बिंदु और स्टैटिक डाटा के हम लोग जोड़ सकते हैं बेटा। वो क्या? एक तो प्रश्न ये कि अरब सागर की शाखा जो है ये प्रवेश कहां से करती है? तो मेरे बच्चों देखो, अरब सागर की शाखा कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। याद रखना, अरब सागर की शाखा कहां से प्रवेश करती है? आपके बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। अब यहां से एक प्रश्न बताता हूं, है ना भाई, एक तो ये ध्यान रखना सर, है ना। और अभी एक किसी एग्जाम में आया था कि सबसे पहले बारिश कहां प्रवेश करती है, उसको लेकर के भी है। तो अरब सागर की शाखा प्रवेश कहां से करती है? बांसवाड़ा से। दूसरा, यदि पूछ ले इसमें हवाओं की दिशा क्या है, तो इस चित्र से आपको पता लग जाएगा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात आती है साहब। इसके अंदर इसके बारे में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इसके बारे में सीधी बात आती है कि इससे राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, इससे राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक तो बात ये ध्यान में रखना। दूसरी क्या ध्यान में रखनी है मेरे बच्चों, कि ये जो हवाएं हैं ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से भारत में प्रवेश करती हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद इस भारत के इधर जो है ना, एक पर्वत श्रृंखला भी है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। ये हवाएं इस हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके और इस प्रकार से हिमालय की तलहटी के सारे पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं, और इन हवाओं में नमी होती है साहब। जब इनमें नमी होती है तो यहां पर एक शब्द आता है, और वो शब्द आता है पूर्वैया की। गुरुजी पूर्वैया क्या है? पूर्वैया। तो इस बंगाल की खाड़ी की शाखा में जब ये नमी युक्त पूर्व से जो हवा आती हैं, उनको हम अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं? पूर्वैया। तो यहां से आ जाएगा कि इस शाखा में पूर्व से
आने वाली नमी युक्त हवाएं, इस शाखा से पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाएं। आगे बात समझ में? जब ये नमी युक्त हवाएं जो आती हैं, आने के बाद मेरे बच्चे सुनना, यहां पे कॉन्सेप्ट है, फैक्ट भी है और इस फैक्ट कॉन्सेप्ट भी है। फैक्ट आ जाएंगे तो एग्जैक्ट लिख दोगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ जाएगी तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जी देखो मेरे बच्चों, यहां से अगला, जब ये नमी युक्त हवाएं आएंगी और आकर के किससे टकराएंगी? अरावली पर्वतमाला से। दिख गई, इधर से आ रही हैं और बीच में ये क्या आ गई? अरावली। ये क्या है? अरावली। इससे टकराएगी और टकराने के लिए, आगे जाने के लिए फिर ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठेंगी तो ठंडी होंगी और ठंडी होगी तो संघनन होगा, संघनन होगी तो बारिश होगी। इसका मतलब है ये हवा आकर के टकराती है और टकराने के बाद ये जो अपना पूर्वी राजस्थान है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहां पे खूब बारिश होती है। यहां पे खूब क्या हो गई? बारिश। अब इसी को समझना, हवा आई, अरावली से टकराई, टकराने के बाद पूर्वी भाग में बारिश होगी। अब जो हवा आगे चलती हैं, अब जो हवा आगे जाएंगी, अर्थात अब ये हवा इस अरावली को क्रॉस करके आगे जाएंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जब ये आगे जाती हैं तो इन हवाओं में नमी की मात्रा कम होती है और नमी की मात्रा कम होने पर इन हवाओं के सापेक्ष इस क्षेत्र में अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। और जब पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है उसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। तो एक आ जाएगा कि इस शाखा में पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। आगे की बात समझ में एग्जाम में आएगा कि कौन सी शाखा है जिसमें वृष्टि छाया प्रदेश बनती है। यह प्रश्न आएगा कौन सा एरिया है जहां पे वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। अब वृष्टि छाया प्रदेश में बता देता हूं क्या होता है। जो चीज काम की है वो एग्जैक्ट पूरी आएंगी। इसका मतलब है कि मानसूनी हवाओं के सापेक्ष का क्षेत्र जो वर्षा विहीन है। बात समझ में आ गई? इधर से मानसूनी हवाएं आते जिनको पूर्वइया बोलते हैं, ये आगे आकर के अरावली से टकराती है, उससे बारिश होती है, इसलिए राज्य में सर्वाधिक वर्षा है। उसके बाद ये क्रॉस करके आगे जाते हैं, आगे बारिश नहीं होती क्योंकि हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए अरावली की ओर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है जी। तो एक बना लो ऐसा सुंदर सा प्यारा सा। फिर अभी यहां से कॉन्सेप्ट आधारित एक प्रश्न आया था, पैनल दिखा दो बेटा। एक प्रश्न आया था, बताता हूं, शायद किसी में बच्चे ने मुझे 2-3 दिन से पूछ भी रहा था। अब वो समझ में आ जाएगा साहब, पूर्वाया समझ में नहीं आया। इस शाखा में, बंगाल की खाड़ी की शाखा में, ये पूर्व से जो ये नमी युक्त हवाएं आ रही हैं, यही पूर्वाया है।
हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हाँ गुरुजी, अरावली नहीं होती, दिखा थोड़ा सा कमेंट्स, अरावली नहीं होती तो वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता? अरावली नहीं होती तो बेटा मेरे हिसाब से बारिश ही नहीं होती, क्योंकि अरावली, ये मानसून भी सीधा चला गया, ठीक है भाई, और अरावली नहीं होती तो ये मानसून भी सीधा निकल जाता, तो बारिश नहीं होती। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न था। यदि ये पूछता, यहां से प्रश्न पूछे हुए हैं, एक पूछा तेलंगाना क्षेत्र में किसान आत्महत्या का कारण भी वृष्टि छाया प्रदेश में, गुरु भारत के संदर्भ में। तो वृष्टि छाया प्रदेश मत बोलो, ये तो क्षेत्र का एक, उस क्षेत्र का भौगोलिक इलाका है, वहां पे बारिश कम होती है बस। जरूरी थोड़ी कि हर वृष्टि छाया प्रदेश में, जैसे दो शाखाएं बेटो, समझना, अब इसको ऐसे समझना, बंगाल की खाड़ी के सापेक्ष वृष्टि छाया प्रदेश है, हो सकता है यहां पर अरब सागर की शाखा से बारिश हो जाए, जैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, अभी एक रिपोर्ट आई थी मेरे बच्चे सुरेंद्र, बहुत बढ़िया शाबाश, देखो अच्छा पर्सन होगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा, है ना। जैसे एक रिपोर्ट आई थी मेरे बच्चों, सुनना, मतलब यहां पे जो तुम्हारी एक डाउट हो सकती है 100% गुरु जी कि वृष्टि छाया प्रदेश कम वर्षा है, बेटा ये वृष्टि छाया प्रदेश किसके सापेक्ष है? बंगाल की खाड़ी के सापेक्ष। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इधर बारिश नहीं होगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश नहीं होती है, समझो बात को। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है, नीचे क्या लिखा है, मानसूनी हवाओं के सापेक्ष का क्षेत्र जहां बारिश नहीं होती, मतलब ये मानसूनी हवाएं हैं और इसके सापेक्ष का क्षेत्र जहां बारिश नहीं हुई, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, इस मानसूनी शाखा के सापेक्ष। कहानी क्या समझा रहा हूं, बंगाल की खाड़ी की शाखा के सापेक्ष वृष्टि छाया प्रदेश है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पे बच्चों बारिश नहीं है। जैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्षा का औसत बढ़ रहा है, ठीक है। पिछली बार बेइज्जती करती, पिछली बार बेइज्जती नहीं की बेटा, पर्सन को देखो, जहां टॉपिक हो ना वहां पूछो, मैं एक नहीं 50 बताऊंगा, मुझे मजा आता पढ़ाने में, एक नहीं जितना पूछोगे मैं सब बहुत ज्यादा बता के जाऊंगा, लेकिन इधर से मैं से पूछा करो, मुझे फिर गुस्सा आता है कि मैं ऑनलाइन होता तो मैं मुक्का में बता रहा हूँ, कूट देता, तो मेरे से ऑफलाइन पढ़ के देख, मैं कूट देता, डंडा लेके आता हूँ साथ, लेकिन मुझे उस टॉपिक से पूछो, मजा आता है 50 बातें बताने में। मेरे बच्चों के डाउट होंगे तो मैं उसको सोल्व नहीं करूंगा तो फिर मेरे को पढ़ाने का हक ही नहीं है, लेकिन पर्सन वही पूछो बेटा। संजेरी, ये हवाएं होती है बेटा, स्थानीय नाम है धर्मेंद्र, हवाएं स्थानीय नाम है ये, ठीक है भाई। आगे समझ में, यहां से अभी आएंगे अदर जिला कौन सा है उसके ऊपर, जब छूटे ना कोई चीज, जब तक जो चीज पढ़ाई है उसी से प्रश्न पूछो, आगे मत जाओ, आगे तब जाओ जब मैं उसको छोड़ दूं, इससे पहले आगे मत जाओ। सर्वाधिक वर्षा वाला मैंने भी पढ़ा ही नहीं तो पढ़ाऊंगा, आर्द्रता नमी में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। तो वृष्टि छाया प्रदेश अपने आप में एक अलग चीज है ना भाई, समझ गए बात को। तो वृष्टि छाया प्रदेश ये है। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट बिंदु, अब नेक्स्ट बिंदु यहां से आता है कि हाल ही में, इसी वर्षा काल में जाएगा, हाल ही में राजस्थान के पश्चिमी जिलों में वर्षा का औसत बढ़ा है। अब बताओ ये लो, वृष्टि छाया प्रदेश, आगे डबो बात, समझ आई बात। तो वृष्टि छाया प्रदेश कोई सा भी हो सकता है, वहां वर्षा कम होगी ज्यादा होगी, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरा यहां पर आ जाता है सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में, इनमें हुई है। लगभग कितनी, 80% के आसपास, लगभग 80% के आसपास वर्षा में वृद्धि हुई है। पहले कितनी होती थी, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास, अब 30-35 के आसपास होने लगी। चलो आगे देखो, अब हम यहां पे वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं, तो एक यहां से आ जाएगा कि राज्य में औसत वर्षा की, वर्षा काल है लेकिन औसत वर्षा भी मत पढ़ो, औसत वर्षा लास्ट में पढ़ेंगे साहब। से गुरुजी अगर अरावली की ऊंचाई ज्यादा होती तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता। यदि अरावली की ऊंचाई ज्यादा होती तो पश्चिमी राजस्थान की स्थिति आज है वैसी पहले रहती।
आज भी नहीं हो रही अरावली के पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी से, है ना, और पहले भी, यदि और अरावली ऊंची होती तो पहले भी, अभी भी नहीं होती। ठीक है भाई, बस ये है। तो क्या सर वर्षा रेखा बदलेगी? कौन सी वर्षा रेखा? हाँ, अभी तो बदलेंगे, 100% बदलेंगी, लेकिन वर्षा रेखा तो अपने ही नहीं पड़ी ना, हम तो समवाय दाब रेखा पड़ी थी रूपा, वर्षा रेखा हमने कहाँ पड़ी? और जब बदलेगी तो उसको बदल देंगे अपन भी, है ना भाई। चलो आ जाओ, एक यहां से आ जाता है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा, यदि स्थान पूछे तो माउंट आबू, कितनी? लगभग 150 सेंटीमीटर। और यदि ये पूछे, यहां से ऐसा पूछे, बताओ माउंट आबू के अंदर जो वर्षा होती है सर्वाधिक, ये किस शाखा से होती है? तो याद रखना, यहां पर कौन सी शाखा से सर्वाधिक वर्षा है? अरब सागर की शाखा। और एक राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो ये आपको पढ़ना है झालावाड़। और यहां पर पूछे कौन सी शाखा से, तो ये आपको लिखना है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं साहब। बेटा राउतराम मीणा राम अवतार, इसके अंदर देखो कुछ जहां गड़बड़ होगी ना, मैं वहां से दूर रखूंगा आपको, जहां से समस्या खड़ी हो सकती है, जहां बात कंट्रोवर्शियल है वहां से हम दूर ही रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देखोगे तो कंट्रोवर्शियल पर्सन नहीं आता है, और आता तो डिलीट होता है। जैसे यहाँ से बच्चे ने पूछा, गुरुजी इसके अंदर तो आपने हवाओं की दिशा बता दी ये, लेकिन इसके अंदर हवाओं की दिशा, तो बेटा इसके अंदर हवाओं की दिशा के अंदर थोड़ा सा ना मामला गड़बड़ रहेगा, इसलिए नहीं है सर। ठीक है जी। इन शाखाओं से राजस्थान में कितनी बारिश होती है अभी बताएंगे? जसलने में बारिश नहीं होती, होती है। आ जाओ अगला देखो साहब, तो ये होगी अपनी वर्षा ऋतु। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी एक शरद ऋतु। और शरद ऋतु की बात करें, एक तो आता है इसके अन्य नाम। शरद ऋतु के अन्य नाम क्या क्या है? एक तो इसे कहा जाता है मानसून का लौटना, एक इसे कहा जाता है मानसून का परिवर्तन काल या प्रत्यावर्तन काल, और मेरे बच्चों एक आता है इसके साथ, इसी शरद ऋतु को कहा जाता है गुलाबी सर्दी। और गुलाबी सर्दी क्या होती है? अब सोच रहे होंगे गुरुजी गुलाबी सर्दी का मतलब है दिन गर्म और रात ठंडी। इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, अब तो खैर आप भी पढ़ते हो, आपको तो पता ही होगा, दीपावली के आसपास अपने आसपास ट्रॉफियां बहुत होती हैं साहब। सर्वाधिक आर्द्रता वाला मंथ कौन सा बताता हूं बेटा, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो ना, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना साहब जी। अभी उसको स्टैटिक के साथ पढ़ूंगा जी, मतलब इसी में स्टैटिक आ जाएगा बच्चे। जब हम दीपावली के आसपास जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, अब तो कहाँ दीपावली पे 3 दिन की जाने का मौका मिलता है ना, होली पे 2 दिन का जाने का मौका मिलता है, सब लोगों से मिल नहीं पाते, यार दोस्तों से, सब बातें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो सबको पता होगा, बताता हूँ बेटा कोमल, तो दीपावली के आसपास जो है ना, हर गांव में मैच हुआ करते थे, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के, सब जगह मैच हुआ करते थे, और हम लोग भी जोश में रहा करते थे। आज भी आप लोग जोश में रहते होंगे साहब। और सुबह कहीं मैच खेल के आना है तो सुबह सुबह नहा धो के और एक टी शर्ट डाल लेते थे,
दीपावली के ऊपर, और घर से मोटरसाइकिल ले आते थे हीरो बन करके, और कहते चलो चलो गांव में चलते हैं, और एक मोटरसाइकिल पे चार पाँच बैठ करके उस गांव में चले जाते थे साहब। जाते थे सुबह 10 बजे, और उसके बाद धीरे धीरे अपना मैच होता था शाम को लास्ट वाला, तो मैच खेलते थे। 6-7 बजे मैच ख़त्म होता था। 6-7 बजे के बाद जब वापस आ रहे होते थे, जब 6-7 बजे के बाद जब वापस आ रहे होते थे, तो उस समय सर्दी लगती थी। तब गिग्गी हो जाकर तर बरजा डोला गए, या फिर कभी वॉलीबॉल के मैच खेल के आते थे नाइट में मैच खेल के आते थे, तो दिन में चले जाते थे, और रात को जब मैच खेल के आते थे तो 10-11 बज जाते थे, क्योंकि नाइट में वो होलोजन से फाइनल मैच होते होते 10-11-12 बज जाते थे। उसके बाद जब आते ना तो यहाँ गिग्गी बन जाता, जाडो लागतो, क्योंकि दिन में तो होती गर्मी, पसीने आते, और रात के समय होती सर्दी। वो दौर था गुलाबी सर्दी। तो सर्द ऋतु एक तो यह आता है। एक इसकी आती है अवधि कि गुरुजी इसकी अवधि कब से कब होती है, तो सामान्यतः मैं कहूँ अपना अक्टूबर और नवंबर कह दूं, ये 2 हैं, या मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक भी आ जाती है साहब। तो अपने यहाँ पर आ जाती है क्या हो जाएगा, अवधि अक्टूबर से नवंबर। तो सर्द ऋतु में या तो प्रश्न आपके आएगा मानसून का लौटने वाला, या मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है, या गुलाबी सर्दी वाला दौर कौन सा है, और या इसकी अवधि कौन सा है। ये 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसका मतलब है राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का मतलब मानसून का लौटना, मतलब मानसून आया और चला गया। तो अब नेक्स्ट यहां से प्रश्न आ जाता है, एक नोट लगा करके आ जाएगा, खैर वो भी मैं बाद में लिखवा दूंगा जी। अब सर्द के बाद अगली ऋतु आती है आपकी शीत ऋतु। अब जिनके अब डाउट थे ना कि अब कौन सी बारिश हो रही है, तो वो अब क्लियर हो जाएगी जी, अब वो क्लियर हो जाएगी साहब, है ना। देखो जी, अब इस शीत ऋतु की बात करते हैं, और शीत ऋतु की बात करें सबसे पहले एक तो आता है इसकी अवधि की चर्चा करें। अवधि, और इसकी अवधि है सामान्यतः दिसंबर से या मध्य दिसंबर से मिड मार्च तक, मतलब दिसंबर या मध्य दिसंबर से लेकर के और मिड मार्च तक। औसत वर्षा भी बता दूंगा, सर्वाधिक वर्षा अवधि वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, शुष्क जिला कौन सा, सब बताऊंगा। थमो, मैंने हमेशा यही बोला है कि बेटा थमो, जब पूरा हो जाए तब बताना यहां से, ठीक है। उसके बाद एक इसके अंदर अपनी आती है हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा क्या होती है, तो मेरे बच्चों समझो, ये अपना भारत है, और इस भारत के अंदर यदि हम शीतकाल की बात करें तो भारत से रेखा गुजरती है कौन सी, कर्क, उसके बाद है भूमध्य, उसके बाद है मकर रेखा, और सूर्य शीतकाल में सूर्य कहां होता है जी, शीतकाल में सूर्य होता है अपने मकर रेखा के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में अपने इस राजस्थान वाले क्षेत्र की बात करें, यहां पर शीतकाल में तापमान होगा कम, और तापमान कम होगा तो यहां पर वायुदाब होगा अधिक। इसके विपरीत यहां सूर्य है तो यहां पर होगा तापमान अधिक और वायुदाब कम, और हवा हमेशा किधर चलती है, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर। तो ये हवाएं कैसे चलेंगी, इस प्रकार से चलेंगी जी, ये हवाएं इस प्रकार से चलेंगी बेटा, और ऐसे चलेंगी ये हवाएं जी। आगे बात समझ में, तो यहां से हवाओं की दिशा आ जाएगी अपने उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, और किधर चलती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। लेकिन मेरे बेटा इसके साथ 2 बिंदु और पढ़नी है साहब। दूसरा, ये हवाएं, अब देखो इधर तो अपना है समुंदर, और भारत के इधर चाइना और रूस,
तो इधर है स्थल, इसका मतलब शीतकाल में हवाएं किधर चल रही हैं? स्थल से किधर चल रही हैं? स्थल से जल की ओर। तो हवाओं की दिशा जो होगी ये होगी आपके स्थल से जल की ओर। और जब हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं तो इन्हें कहा जाता है जल समीर, सॉरी स्थल समीर। तो अपने शीतकाल में कौन सी हवाएं चलती हैं? स्थल समीर चलती हैं। तो अवधि दिसंबर से मध्य मार्च और हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और या फिर होगी स्थल से समुद्र की ओर। और जब स्थल से हवाएं आती हैं तो उनको बोलते हैं आपके स्थल समीर। ठीक, आगे देखो, आगे चलता हूं। उसके बाद में एक यहां से बिंदु आता है तापमान का, कि शीतकाल में तापमान। तो आ जाएगा कि शीतकाल में तापमान में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं कैसे? ये तो अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर शीतकाल की बात करें, ये अपना पश्चिमी राजस्थान। और इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो याद रखना, यहां तापमान हिमांक बिंदु पर चला जाता है। मतलब शीतकाल में भी पश्चिमी राजस्थान में तापमान हिमांक बिंदु पे चला जाता है। ठीक है जी। और यदि हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान, तो यहां पर लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये स्थिति रहती है। न्यूनतम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम नहीं बात कर रहा। न्यूनतम 5 से 7 डिग्री, 3 डिग्री ये यहां तक चली जाती है साहब। गुरुजी ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है ना? हाँ, नहीं लिखवाया क्या? हम इससे राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। रुक, इस बार आता हूँ होली पे तेरे घर, तब बताता हूँ तेरे को। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। हाँ, तुम में से कम 20-30 ऐसे होंगे जिनके कमेंट्स आते हैं, उनको मैं जानता हूँ और उनको पता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। रुक, है ना? कितने के जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कमेंट्स करके बताना। और फिर वो कमेंट्स करे ना ऐसा, मुक्का गाल दूंगा। सॉरी नहीं, इसका ध्यान नहीं है। समझो बात को, आपके सॉरी कहने से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है और वो गड़बड़ है। हिमांक बिंदु जहां बर्फ जम जाती है 0 डिग्री के आसपास, वो होता है हिमांक बिंदु। अब भूगोल ये कहता है मेरे बच्चों कि जब तापमान हिमांक बिंदु पे पहुंच जाए, धर्मेंद्र मान, जगदीश जी, है ना? तो अब इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान की बात करें, याद रखना यहां पर विषम जलवायु होगी, क्योंकि भूगोल कहता है कि जब तापमान 0 के आसपास हो तो वो परिस्थितियां मानव के रहने के अनुकूल नहीं है साहब। ये बात यहां से आ जाती है। तो तापमान की कहानी समझ में आ गई? हाँ जी। अब कुछ एक बेचारा दुखी हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? आ जाएगा लाला, अब आ जाएगा। हाँ, अब इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आगे देखो, अब अगला बिंदु है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है आपके वर्षा का। वर्षा, मैं एक यहां पर चित्र बनाता हूं, समझना बात को।
जी देखो बेटा, ये तो है आपके अफ्रीका, यदि चित्र समझ में आ जाएगा। ये आपके हैं एशिया, ये हो गया भारत, और इधर एक पठार आ जाता है, इस पठार का नाम है पामीर का पठार। जी ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे देखो साहब। हाँ सुरेंद्र, हाँ लेकिन उतना दिमाग क्यों लगा रहा तू? वो इंडिया वाला जाने, तू यहां पढ़, तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तू दिमाग वहां लगा रहा, ऐसे फिर गुस्सा आता है बेटा, गलत बात है। आ जाओ, इस अफ्रीका के इधर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। अब आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि इस ऋतु में हवाएं किधर से चलती हैं। आपको ये तो पता है ना कि भाई इस ऋतु में हवाएं किधर से चलती हैं। यदि ये नहीं पता तो पहले वाला मामला नहीं पता। इसका मतलब देखो, हवाएं किधर चल रही हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसका मतलब अपने यहां पर हवा वर्तमान में किधर चल रही हैं, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये हवा है साहब। और इन हवाओं के साथ कोई नमी आती है क्या? यदि इन हवाओं के साथ नमी आती और उनसे बारिश होती तो मैं वर्षा कौन सी लिख देता, मानसूनी वर्षा, ठीक है ना। इसका मतलब इन हवाओं के साथ, ये तो स्थलीय भाग, देखो भारत में तो इधर चाइना वाइना साइबेरिया क्षेत्र से आती है, तो मैं यहां पर हवाओं की दिशा के साथ बारिश नहीं होती, स्थल समीर है। इसका मतलब अपने यहां पर हवाओं की दिशा के साथ तो बारिश नहीं हुई, हवाओं की दिशा के साथ बारिश नहीं हुई तो मानसूनी वर्षा तो नहीं है। तो फिर कौन सी वर्षा है? तो यहां पर एक नया नाम आ जाएगा और वो अपने आ जाता है चक्रवातीय वर्षा। इसका मतलब है कि राजस्थान में शीत ऋतु में चक्रवातीय वर्षा होती है साहब। कौन सी वर्षा? चक्रवातीय। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, कहीं से भी होती होगी, वो हम पढ़ेंगे, कहाँ जहां से भी होती है पढ़ेंगे। वो चक्रवात होते हैं और वो चक्रवात आते हैं, उनकी वजह से बारिश होती है। अब देखो मेरे बच्चों, शीतकाल में इस भूमध्य सागर की बात करें, इसके अंदर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यहां क्या होता है? चक्रवात की उत्पत्ति। और ये जो चक्रवात हैं, इन्हीं को कहा जाता है विक्षोभ। चक्रवातों को क्या बोलते हैं? विक्षोभ। और ये विक्षोभ, मैं यहां पे खड़ा हूं भारत में, भारत के कौन सी डायरेक्शन में है? इधर डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, है कि नहीं है? जी। इसका मतलब है कि ये चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से, और ये पश्चिम में है, इसीलिए इनको हम चक्रवातों को एक नाम और दे देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो हम इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कह दें, और ये जो चक्रवात है इनको हम एक और क्या कह सकते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवात। आ गई क्या बात समझ में? जी। अब ये चक्रवातों की उत्पत्ति हुई, और चक्रवात में होता क्या है? हवा बाहर से आती है गोलाकार। जैसे ये कोई धरातल है, यहां पर हवा आएगी इधर से भी, इधर से भी, और ये आपस में टकरा करके गोलाकार हो जाएगी और धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो यहां पर चक्रवातों की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद चक्रवातों से जो हवा थी वो ऊपर उठी। जैसे हवा ऊपर गई मेरे बच्चों, यहां पर इस क्षेत्र में यहां पर एक हवा चलती रहती है पूरे साल भर। पूरे साल भर यहां पर एक हवा चलती है, और इन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम पवन। ये गुज्जी जेट स्ट्रीम पवने क्या है? तो बेटा इसका एक अलग है, ये एशिया है और इधर अपना क्या है? जापान। एशिया के अंदर यहां पे कौन सा देश होगा मेरे लाडू? समझना बात को, यहां पर कौन सा देश होगा?
मैं यहीं पर बता देता हूँ कहानी। जापान, और इधर अपना एक महाद्वीप आ जाता है जिस देश है, और उस देश का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका। इधर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इस उत्तरी अमेरिका में ये जो देश है इसका नाम है यूएसए, इधर ही है जी। अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस जापान ने अमेरिका के नाक में दम कर दिया था। तो अमेरिका ने जापान में बम गिराने के लिए अपने जेट फाइटर प्लेन भेजे, और वो जेट फाइटर प्लेन किधर आए? अमेरिका से आए, और किधर आ रहे थे? जापान की ओर। तो जैसे ही वो फाइटर प्लेन अमेरिका से उड़े और उड़ करके और जापान की तरफ जा रहे थे, तो उनकी स्पीड कम हो गई। मतलब जैसे वो यहां से उड़ करके इधर जा रहे थे, उनकी स्पीड कम हो गई, तो वो डर गए भाई जी, पीछे भाग गए वापस अमेरिका में। ओ तेरी की, उन्होंने कहा जापान वालों ने तो आसमान में एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हमारी स्पीड कम कर दी, वो तो फोड़ देंगे। अरे को डर क्यों रहे, जाओ वापस। तो वापस गए बम गिरा करके। जब वापस आ रहे थे तो इसकी स्पीड बढ़ गई, है ना। जब बाद में रिसर्च की, रोसबी ने जब इसकी रिसर्च की, एक व्यक्ति था रोसबी, जब उसने रिसर्च की तो पता लगा कि धरातल से 6-7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 6-7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इधर से इधर, पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती रहती है। और उनका पता उस जेट से पता लगा, इसलिए उनको क्या कह दिया? जेट स्ट्रीम पहुने। तो यहां से चक्रवात ऊपर उठे, जेट स्ट्रीम पवनों के संपर्क में आए, और उसके बाद वो चक्रवात आगे बढ़े। ठीक है, वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो इस पामीर के पठार से टकराते हैं। कुछ भाग इसके ऊपर से निकल जाएगा चक्रवातों का, और कुछ भाग दक्षिण से। और जो चक्रवातों का दक्षिणी भाग है, इसी से अपने भारत में क्या होती है? वर्षा। ये वर्षा है साहब। अब यदि आ जाए यहां से, ये कह रहा है अमेरिका दिशा में नहीं है तो तेरी दिशा में लिया, नहीं है तो रहने दे, तू क्यों दुखी है, तो नई दिशा बना ले भाई। क्या कह रहा है? अमेरिका दिशा ने, मतलब उनको आधों को तो डायग्राम ही नहीं पता। आधों ने अमेरिका में क्या देखा है? इस हिस्से को इधर देखा है। अरे डोपो, इसको गोल करो, इसको फोल्ड करो, ये इधर ही भी आ जाएगा। भगवान, ये ऑनलाइन में गब्बू कहने की सुविधा कब से आएगी? इसको मैप को, इसको फोल्ड करो, ये इसको गोल करके इधर ले आओ, इधर आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका आपस में टच है। बाद में यहां एक नहर निकाली गई है थारी की। अब यहां से देखो तो नेक्स्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर वर्षा पूछे तो कौन सी वर्षा होगी? तो मेरे बच्चों, चक्रवाती वर्षा। एक पूछे इस वर्षा का नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है मावठ। अब राजस्थान में, अब ये जो वर्षा को क्या बोलेंगे? मावठ। और इसी को एक इसका उपनाम आ जाएगा, उपनाम, और इसका उपनाम आता है सुनहरी बूंदे। एक आता है इस वर्षा का कारण क्या है? तो बेटा कारण में 2-3 नाम लिखना है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ, सही चीज है, पश्चिमी विक्षोभ। अब समझ जाओ तो, अब शीतकाल में जो बारिश हो रही है वो कौन सी से होगी? पश्चिमी विक्षोभ से। बताओ कौन सी मानसूनी शाखा ये? तेरी के है ना भाई। कि बच्ची बताओ, एक बच्ची पूछ रही थी गुरुजी कौन सी शाखा? अब देख तू कौन सी शाखा है ना भाई। चलो, कारण में एक और क्या लिख सकता हूं? ये चक्रवात कहां से आए? भूमध्य सागर से। तो मैं एक ये भी कह सकता हूं, भूमध्य सागरीय चक्रवात। और बेटा ये जो चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति कब हुई है? शीतकाल में। तो मेरे बच्चों एक प्रश्न और आ जाता है, शीतकालीन चक्रवातों से। ये आ जाएगा शीतकालीन चक्रवात। और पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति, एक बार आया कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। ये बात यहां से आती है साहब। और दूसरा, ये जो वर्षा है, अब पूछा जाए कि ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो उपयोगी आती है आपकी रबी की फसल, रबी की फसल हेतु। ये रबी की फसल हेतु उपयोगी, मुख्य रूप से गेहूं के लिए उपयोगी है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुनहरी बूंदे कहते हैं। ये बात यहां से आ जा।
गुरुजी जेट हिस्ट्री आज तक किसी अध्यापन नहीं। अरे बहुत सारी बातें भी तो बहुत सारी बातें हैं, बस शुरुआत हुई है। ठीक है भाई, तो चलो मेरे बच्चों आज के लिए इतना सा। कल इसको चैप्टर को भी खत्म कर देंगे और कल अपने स्टार्ट कर देंगे राजस्थान के अंदर नदियां। ओके, तो आज के लिए इतना सा। थैंक यू, शुक्रिया।